नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 कक्षा 8वीं के गणित विषय का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 लेकर आज प्रस्तुत है। आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के दूसरे भाग में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका 2 भाग हमने बनाया। पहला वीडियो हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 7 तक का बनाया है। दूसरा जो वीडियो है हम प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर 13 तक के प्रश्नों को हमने हल किया है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में क्या पूछा गया है या क्या प्रश्न है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए। 8वां प्रश्न इस प्रकार से है। रोजगार हमी योजना के अंतर्गत ABCD इन गांवों में कार्यरत पुरुष व महिला कामगारों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। यहाँ पे इस टेबल में गांव और उसमें काम करने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या A 150 225, B 240 160 पुरुष, C एक गांव का नाम है ABCD, उसमें कितनी स्त्री और कितने पुरुष काम करते हैं, कामगार हैं। यहाँ पे जो जानकारी दी गई है इस जानकारी का हमें यह जानकारी विभाजित स्तंभालेख द्वारा दिखाइए और यह जानकारी प्रतिशत स्तंभालेख द्वारा दिखाइए। यह हमको 2 स्तंभालेख तैयार करना है, एक है विभाजित स्तंभालेख, एक है प्रतिशत स्तंभालेख। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को यहां पर जो हमारा ग्राफ पेपर होता है वहां पर लिख लेंगे। उसके बाद उसका योग लिखेंगे। इसमें जो स्त्री पुरुष की संख्या है उनका योग लिख लेंगे और कितना है 240 160 400 150 225 375 90 210 300 140 110 200। अब इस आधार पर हम ग्राफ पेपर पे स्तंभालेख बनाएंगे। स्तंभालेख बनाने से पहले हम देखेंगे कि इसका पहले पैमाना लिखना है। Y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 कामगार और इस तरह से दिखाएंगे स्त्री कामगारों की संख्या और पुरुष कामगारों की संख्या जो यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर हम इस प्रकार से स्तंभालेख बनाएंगे जो हमें आंकड़ा दिया गया है। आंकड़े को देखेंगे अगर तो यहाँ पर पहले 50 का 1 सेंटीमीटर पर 50 कामगार दिया गया है। 50 100 150 इस तरह से एक Y अक्ष खींचेंगे, इस तरह से एक X अक्ष खींचेंगे और X अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 कामगार, 50 100 150 माने 150 की दूरी पर इस तरह से संख्याओं को चिन्हांकित कर लेंगे। तो पहले में जो टोटल संख्या हमको मिली जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर 375 है तो पहले में हम 375 तक स्तंभालेख खींचेंगे। हाँ, ये देखिए ये 350 है, 350 और इसके मध्य की जो रेखा है ये 375 होगी। ये स्तंभालेख खींचेंगे, फिर ये 1 सेंटीमीटर छोड़कर दूसरा जो योग हमें मिला है उसको खींचेंगे 400, तीसरा जो योग मिला है 300 और चौथा जो योग मिला है 250। इस तरह से हम खींच लेंगे। अब उसको इसमें जो रंगीन भाग है वो पुरुष कामगारों की संख्या है और जो रंगीन न रंगा हुआ भाग है वो स्त्री कामगारों की संख्या को बता रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको वो निशान लगा देंगे और यहाँ पे अलग अलग हमको ये संख्या मिल जाएगी। ये यहाँ पर ग्रामीण कामगार और उसके आगे लिख देंगे विभाजित स्तंभालेख। देख लीजिए इस तरह से इसको बनाना है। फिर से बता दूं 400 है, 400 तक पहले हम इसको ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद स्त्री कामगार कितनी है उनको वहां से पुरुष का स्त्री कामगार कितनी है वहां तक करने के बाद इसको छोड़ देंगे। ऊपर का भाग पुरुष कामगार हो जाएगा। टोटल संख्या के आधार पर हमने ये स्तंभालेख खींचा है तो हमारा ये स्तंभालेख इस प्रकार से बनेगा। दूसरा इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिशत स्तंभालेख बनाइए। अब हम इसी
इसमें प्रतिशत स्तंभालेख बनाने के लिए हमें प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। एबीसीडी गांव का नाम लिखा है, पिछला जो हमको टेबल दिया गया था उसी टेबल को यहाँ लिख के उसका प्रतिशत निकालना है कि स्त्रियां कितनी प्रतिशत है और पुरुष कितना प्रतिशत है। तो 150 375 में से 150 कितना प्रतिशत होगा, 150 बटे 375 गुणे 100 करेंगे तो 40%। तो 40% हो गया तो कितना बच गया, 100 में से 40 घटा दिया 60%। तो स्त्रियों की संख्या हो गई 40% और पुरुषों की संख्या हो गई 60%। उसी प्रकार से 400 कुल संख्या है, टोटल संख्या है, उसमें से 240 कितना प्रतिशत होगा, तो 240 बटा 400 गुणे 100 बराबर 60%। 100 में से 60 निकाल दिया बचा 40, तो ये 40% पुरुषों की संख्या हो गई। तो ये अलग अलग यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमको प्रतिशत स्त्रियों का प्रतिशत और पुरुष कामगारों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो इस आधार पर हम स्तंभालेख तैयार करेंगे। स्तंभालेख तैयार करते समय हम प्रतिशत स्तंभालेख सबसे पहले पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% लिखेंगे। स्त्री कामगारों की संख्या इस प्रकार से लिखेंगे और इस स्तंभालेख में ये हमको संकेत दिया गया है कि ये जो है, ये चिन्ह जो है पुरुष कामगारों के लिए, ये भाग जो है स्त्री कामगारों का प्रतिशत है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमने 10-10 के अंतराल पर संख्या हमने x अक्ष पर y अक्ष पर खींचा हुआ है। ये ध्यान रखिए बच्चों कि जो प्रतिशत स्तंभालेख होता है वो पूरा खींचा जाता है, यानी यहाँ पर हम इस तरह से 10-10-10 करके बना लेंगे और 100 तक ये जाएगा। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 में, तो कितना 100 में है तो उसको यहाँ पर पूरा बनाएंगे। पूरा बनाने के बाद फिर एक, जैसे स्त्रियों की प्रतिशत कितना है, एक गांव में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है, तो वो है 40%। 40 पे हमने निशान लगा लिया, बाकी जितना बचा ये 60% जो है पुरुषों की संख्या हो गई। दूसरे बी गांव में स्त्रियों का प्रतिशत, स्त्री कामगारों का प्रतिशत 60% है, तो बाकी जो बचा वो पुरुष कामगार हो गए। उसी प्रकार से सी गांव में स्त्री कामगारों की संख्या 30% है, बाकी 70% पुरुष कामगार हो गए। और डी गांव में स्त्री कामगारों की संख्या 55% है, 56% है, 56% है, बाकी जो बचा भाग वो पुरुष कामगारों की संख्या हो गई। तो इस प्रकार से हमने ये स्तंभालेख इस प्रकार से हमें बनाना है। प्रतिशत स्तंभालेख इसे कहा गया है, ये प्रतिशत स्तंभालेख का भाग है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मतलब ये 9वां प्रश्न है इस प्रकृति संग्रह भाग 2 का। प्रकृति संग्रह 2 भाग 2 का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। यहाँ समीकरण दिए गए हैं, 3 समीकरण दिए गए हैं और आइए हम इन समीकरणों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें 17 x धन 4 कोष्टक में धन 8 x धन 6 कोष्टक में बराबर 11 x धन 5 धन 15 x धन 3। तो 17 में x का गुणा किया 17 है, तो 17 में 4 का गुणा किया 63, 17 चौक 65, 8x हो गया, 8 छंग 48, 48 हो गया, 11x होगा, 11 25 55 धन 15x हो गया, 15 3 45 ये हो गया। तो x और x को जोड़ देंगे, x को जोड़ देंगे और संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 17 और 8 25x धन 68 और 48 वाला 116 बराबर 26x, 11x और 15x हो गया 26x और 55 धन 45 बराबर 100 हो गया। अभी 26x, अब ये दो हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको हमें हल करना है। 26x ऋण 25x बराबर 116 ऋण 100, अब घटाएंगे तो x बराबर 16 होता है। दूसरा प्रश्न है 3y बटे 2 धन y धन 4 बटे 4 बराबर 5 ऋण y ऋण 2 बटे 4। अब इसको हल करना है, इसको जोड़ने घटाने के लिए इसका वो निकालना पड़ेगा। तो इसको डबल कर देंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6y, तो ये 6y धन y धन 4 बटे 4 अंश हर को समान करने के लिए, और इसका इसमें गुणा करेंगे 5 चौक 20 ऋण y धन 4 और यहाँ 4 बटे 4। अब इस समीकरण को हल करना है, तो यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी 7 8y, ये ऋण y इधर हो गया, तो ये इसमें जुड़ गया 8y और ये 22 और 4, 22 में 4 घट गया हो गया 18, y बराबर 18 बटे 8 और उसको छोटा करेंगे तो ये हो गया 9 बटे 4। ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है 5 कोष्टक में 1 ऋण 2x बराबर 9
कोष्टक में 1 ऋण यक्स। अब इसको 5 का 1 में गुणा करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यक्स बराबर 9 का 9, 9 यक्स ऋण 9 यक्स। अब इसको ऋण 10 यक्स धन 9 यक्स, यानी इसको जब जोड़ेंगे घटाएंगे हल करेंगे तो 9 यक्स। 9 में से 5 घट गया, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 ऋण यक्स बराबर 4, तो यक्स बराबर ऋण 4 हो जाएगा। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 प्रकृति पर संग्रह 2 का। यहाँ निम्नलिखित दिए हुए सोपान के अनुसार कीजिए। एक समबाहु चतुर्भुज ABCD और उसका विकर्ण AC खींचिए। समबाहु माने जिसकी चारों भुजाएं समान हो, सर्वांग घटक समान चिन्हों द्वारा दिखाइए। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC किस संगति एवं किस कसौटी से सर्वांग होते हैं लिखिए। 5वां उसका है सोपान कोण DCA सर्वांगम कोण BCA, उसी प्रकार कोण DAC सर्वांगम कोण BAC दिखाने के लिए कारण लिखिए। 5वां दिए गए सोपान से ध्यान में आने वाले समबाहु चतुर्भुज का गुणधर्म लिखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विविध सोपान यहाँ किए गए हैं। एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया है, उसमें एक विकर्ण खींचा गया है और उसके विविध जो हैं घटक, जो उसको घटक समान घटक हैं वो चिन्हों द्वारा दिखाए गए हैं। और त्रिभुज ABC और ADC में भुजा AD सर्वांग समभुजा AB, ADC और ABC और ADC में भुजा AD सर्वांग समभुजा AB और भुजा DC समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, इसलिए जितना ये भुजा है उतना ये भुजा है। और भुजा DC सर्वांग समभुजा BC, ये भुजा ये सर्वांग समभुजाएं हैं। ये भी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का गुणधर्म के कारण ये भुजा इससे संलग्न है और समबाहु भुजाएं हैं तो ये भुजा के सर्वांगसम है। भुजा AC सर्वांगसम भुजा AC सामान्य भुजा AC सर्वांगसम भुजा AC, ये दोनों त्रिभुजों की सामान्य भुजा है, इसलिए यहाँ पर ये भुजा इसी भुजा के सर्वांगसम है। अब अगला स्टेप है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। किस कसौटी के अनुसार? भू कसौटी के अनुसार, यानी ये भुजा इस भुजा का सर्वांगसम, ये भुजा के सर्वांगसम, तो ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम, ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम, ये भुजा इसी भुजा के सर्वांगसम, तो भू कसौटी के अनुसार सर्वांगसम। दूसरा है कोण DCA सर्वांगसम कोण BCA। DCA जो है कोण DCA DCA यानी ये वाला कोण और BCA यानी ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है, संगत कोण है। उसी प्रकार से कोण DAC सर्वांगसम कोण BAC, कोण DAC सर्वांगसम कोण BAC, DAC यानी ये कोण और BAC ये कोण एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, क्यों? संगत कोण के कारण। अगला है 5वां स्टेप जो इसका है, समबाहु चतुर्भुज का कर्ण सम्मुख कोणों को विभाजित करता है। इस प्रकार से ये 10वां प्रश्न हो गया। इसके विभिन्न सोपान को हमने बताया। अब हम देखेंगे आगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में क्या दिया है देखते हैं। एक खेती की जमीन का आकार चौकोन है और उसके चारों कोनों को PQRS नाम देकर ली हुई मापें आगे दी गए अनुसार हैं। PQ बराबर 170 मीटर और रेख QR बराबर 250 मीटर, रेख RS बराबर 100 मीटर, रेख PS बराबर 240 मीटर और रेख PR बराबर 260 मीटर है। तो उस जमीन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दिया गया है, एक खेती की जमीन है, ये हमने पढ़ा।
ये भाग दिया हुआ है। अब इस खेती के जमीन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करना है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो वो 1 हेक्टेयर के समान होता है। आगे देखिए, ये खेत का एक हमने रेखा चित्र तैयार किया हुआ है कि जो यहाँ माप दिया गया PQ 170 यहाँ दिया गया है। ये देखिए PQ 170, तो PQ 170 हमने लिखा हुआ है। और उसके बाद है QR 250 लिखा हुआ है। और RS 100 मीटर, RS कहाँ भाई, RS 100 मीटर है। और PS 240, इसकी लंबाई 240 है। और PR 260 मीटर, तो इसको हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। दोनों त्रिभुजों का अलग अलग हम क्षेत्रफल ज्ञात करके जितना क्षेत्रफल होगा दोनों को जोड़ देंगे, तो उस पूरी जमीन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें कि तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल A, यानी खेत का क्षेत्रफल A PQR धन PSR, यानी कौन सा PQR, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज PSR का दोनों को जोड़ेंगे तो इस पूरी का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। त्रिभुज PQR में A बराबर 170, B बराबर 250 और C बराबर 260। ये क्या लिखा है हमने, त्रिभुज की अर्ध परिमिति ज्ञात करने के लिए 1/2 त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर 1/2 गुणे A धन B धन C बराबर 1/2 170 धन 250 धन 260 बराबर 101/2 गुणे 680 में 2 का भाग देंगे तो S बराबर 340। अब इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने पहले अर्ध परिमिति ज्ञात की। अब उसकी सहायता से ये है यस ऋण त्रिभुज का PQR का क्षेत्रफल यस ऋण A, यस ऋण B, यस ऋण C बराबर 340। फिर कोष्टक में 340 ऋण 170, 340 ऋण 250, 340 ऋण 260 घटाने पर यह हुआ 340 गुणे 170 गुणे 90 गुणे 80। अब इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 गुणे 170, 340 का अगर गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 170, यहाँ 170 पहले से है, गुणे 90 का गुणनखंड यहाँ किया, 3 3 9 गुणे 10। अब फिर 80 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 10। अब देखेंगे कि इसका कौन कौन संख्या हमें जोड़ी में प्राप्त हुई। कितनी बार 2 आया, 2 बार आया। 2 कितने बार, 1 2, तो 1 बार लिख लिया। फिर 1 2 2 बार आया, 2 का वर्ग। फिर 3 कितने बार आया, 3 2 बार आया है, 3 का वर्ग। 10 कितनी बार आया, 10 2 बार आया है, तो 10 का वर्ग गुणे 70 कितनी बार आया, 70 2 बार आया, तो 10 का 70 का वर्ग। अब ये वर्ग की जगह हम खाली संख्याओं के लिखेंगे और ये वाला भाग नहीं रहेगा, इसको कड़ी का चिन्ह यहाँ से हटा देंगे, ये नहीं रहेगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 170 गुणा करने पर आता है 20,400 वर्ग मीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें देखना है। अगला त्रिभुज है PSR की अर्ध परिमिति बराबर यस 1/2 गुणे 240 धन 100 धन 260 बराबर 1/2 गुणे 600 बराबर 300। ये अर्ध परिमिति हो गई। PQR की अर्ध परिमिति ज्ञात किया, उसके बाद PSR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वही सूत्र लगेगा। 300 यस ऋण A, यस ऋण B, यस ऋण C वाला सूत्र 300 300 ऋण 24 240, 300 ऋण 100, 300 ऋण 260, 300 गुणे 60 गुणे 200 गुणे 40, 5 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 5 गुणे 40 गुणे 40 बराबर। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 5 का वर्ग गुणे 40 का वर्ग गुणे 60 का वर्ग। 60 कितनी बार आया, 2 बार। 40 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 2 बार। अब यहाँ पे इसको हटा देंगे, करणी वाला जो भाग है उसको हटा देंगे। 5 गुणे 40 गुणे 60 तो हो गया 12,000 वर्ग मीटर। अब दोनों त्रिभुजों को जोड़ना है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल धन PSR का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ना है। तो 20,400 धन 12,000 दोनों को जोड़ दिया, 32,400 वर्ग मीटर हो गया। तो ये हेक्टेयर में होगा क्योंकि हमें उत्तर जो है हेक्टेयर में बताना है, तो 3.24 हेक्टेयर होगा। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, यानी इस संख्या में अगर हम 10,000 का भाग देंगे तो ये इतना हमें उत्तर प्राप्त होगा। उत्तर हो गया खेत का क्षेत्रफल बराबर 3.24 हेक्टेयर। अब हम देखेंगे 12वां प्रश्न। एक ग्रंथालय में कुल किताबों के 50% किताबें मराठी की हैं। मराठी किताबों का 1/3 किताबें अंग्रेजी की और अंग्रेजी किताबों का 25% किताबें गणित की हैं। बाकी बची हुई 560 किताबें अन्य विषयों की हैं। तो उस ग्रंथालय में कुल कितनी
किताबें हैं। आइए हल करते हैं। माना कि ग्रंथालय में पुस्तकों की संख्या यक्स है, एक भाग हो गया। मराठी पुस्तकों की संख्या यक्स का 50% है, तो हो गया यक्स गुणे 50/100 यानी यक्स बटा 2, ये दूसरा भाग हो गया इसका। अब अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या यक्स बटा 2 का 1/3 यानी ये हो गया मराठी पुस्तकों की संख्या। ग्रंथालय में पुस्तकों की संख्या यक्स, मराठी पुस्तकों की संख्या 1/2, अंग्रेजी की पुस्तकें की संख्या 1/2 का 1/3 है, तो उसका 1/2 गुणे 1/3 बराबर 1/6, ये तीसरा भाग हो गया। अब गणित की पुस्तकों की संख्या x/6 का 25% यानी x/6 गुणे 25/100 बराबर x/24, ये चौथा भाग हो गया। शेष बची हुई कितनी पुस्तकें हैं? 560, तो ये बनाएंगे समीकरण x ऋण x/2 धन x/6 धन x/24 बराबर 560। फिर x ऋण 12 x धन 4x धन x, ये मानिए ऐसा क्यों किया, 12x कहाँ से आया ये पूछोगे, क्योंकि 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, तो ये 24 बनाना है ना। इसमें जब 12 का गुणा करेंगे 6 का 12 दूनी 24, तो ये 12 हो जाएगा, x से 12 गुणा होगा, और इसमें 4 का गुणा होगा, 4 छंग 24, तो 4x हो जाएगा। यहाँ x अकेला है, तो जोड़ने के लिए भिन्न को जोड़ने के लिए हर का समान होना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे ये संख्याएं इस प्रकार से आई हैं। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 24x ऋण 17x। अब 17x कहाँ से हुआ, ये 24 और ये x, ये इधर चला जाएगा, 24x और ये 12 4 16 एक 17x, तो 24x ऋण 17x बराबर, क्योंकि इसमें इस 24 का इधर भी गुणा किया और इधर भी गुणा करेंगे, तो 24 दोनों तरफ जाएगा, तो 24 में 560 का गुणा किया। इसके बाद ये 24 इसमें 24 में गुणा किया, 7x, 24x में से 17x घट गया, बचा 7x बराबर 560 गुणे 24। अब x बराबर 560 गुणे 24/7 और 80, x बराबर 80 गुणे 24 बराबर 1920 पुस्तकें। इसका उत्तर होता है ग्रंथालय में कुल 1920 पुस्तकें हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकीर्ण पद संग्रह 2 का अंतिम और अगला प्रश्न है 13वां। 2x धन 1 इस द्विपद से 6x घाते 3 धन 11x घाते 2 ऋण 10x ऋण 7 इस बहुपद को भाग दीजिए, भागफल और शेषफल लिखिए। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। ये है हमारा प्रश्न, 6x घाते 3 धन 11x घाते 2 ऋण 10x ऋण 7 भागे 2x ऋण 1, इससे भाग देना है। तो यहाँ पर जैसे हम सामान्य संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का भाग देते हैं, वहां पर उसी तरह से हमें लिखना है कि भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल के रूप में जैसे हम करते आए हैं पहले से, उसी प्रकार लिखना है। तो 2x ऋण 1 इसमें भाग देंगे, 2x ऋण 1 2 3 6 2 3 6x घाते 3 भाग दिया, तो हो गया इस तरह से भाग देंगे, 6x घाते 2 इसमें से इसको घटाया 0 हो गया। अब कितना हो गया, 3x घाते 2 2 3x घाते 2 और इसमें से इसको घटा दिया, 11x घाते 2 में से 3x घटा, 3x घाते 2 तो घटा, तो धन 8x घाते 2 और ये जो बची हुई संख्या है उसको नीचे लिख लेंगे। अब 8x घाते 2 में से 8x घाते, अब इसमें भाग देना है इस संख्या से, 2 चौक 8 2 चौक 8 4x, तो 4x हो गया, यहाँ 4x लिखाएगा और 8x घाते 2 हो गया, तो यहाँ पर इसको घटाया तो 0 हो गया। ऋण 10 और ऋण 4, तो 10 4 14x, ये भी उठा दिया, ऋण 7 तो 14x ऋण 7, अब फिर 2 सते 14 2 सते 14 और 1 सते 7, तो ऋण 7 हो गया, 7 बार आएगा, 7 में 7 गए 0, 14x में 14x गए, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, अब उत्तर हमारा हुआ भागफल। भागफल 3x घाते 2 धन 4x ऋण 7 शेषफल 0 हो गया।
इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न संग्रह प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का दूसरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।